नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले हमने दोस्तों पढ़ा था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहले थोड़ा सा जानते हैं एक बार और पृष्ठभूमि के बारे में और थोड़ा आराम से समझेंगे। उससे पहले दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर मैं एक बार बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों प्रस्तावना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले जब संविधान मूल रूप से लागू हुआ था उस समय भी जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब ये आर्टिकल ये भी सिद्ध करते हैं कि भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष तत्व होने के बावजूद प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखेंगे इस बात को, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1976 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि मौलिक अधिकार जो है, क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों यूएसए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो काफी बच्चों ने दोस्तों दोनों क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए थे, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो पहले दोस्तों पृष्ठभूमि के बारे में एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं, बात करते हैं थोड़ी पीछे से। दोस्तों आपको पता होगा कि 1600 से लेकर 1600 ब्रिटिश ये जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो शासन कर रही थी भारत पर 1600 से लेकर। ठीक है, और इसे पहली बार रेगुलेट किया गया था 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार फिर। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार नियंत्रित किया था इसे, पहली बार नियंत्रित रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे अधिनियम आए, चार्टर अधिनियम आए, 1793 में आया, 1813 में, 1833 में और 1853 में। इन चार्टर एक्ट के माध्यम से धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है वो अपना नियंत्रण मजबूत करती चली गई। मैंने विस्तार से सारी वीडियो में इसको बताया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपना नियंत्रण बनाती चली गई, नियंत्रण को मजबूत किया इन एक्ट के माध्यम से। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद ये महसूस हुआ ब्रिटिश सरकार को कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को ठीक से नहीं चला पा रही है, तो उसने फिर भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों उसने पूरा नियंत्रण, भारत का जो भी नियंत्रण था वो अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब जब उसने ये नियंत्रण अपने हाथों में लिया तो उससे लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसकी जो प्रणाली है उसमें कुछ कमी है, और उन कमियों को दूर करने के लिए उसने परिषद अधिनियम लाए। अब लाएगी ब्रिटिश सरकार परिषद अधिनियम। तो पहला अधिनियम तो ये था 1861 का, उसके बाद एक अधिनियम आएगा 1892 और एक आएगा 1909। ये 3 परिषद अधिनियम आएंगे और इनके बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। ठीक है दोस्तों, ये हुई पृष्ठभूमि। आप एक बार सारी वीडियो जितनी मैंने बनाई है उन्हें आप एक बार देख सकते हैं जाकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी का दे दिया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या था। ठीक है, चलिए ये तो ही बात पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि बनी कि जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शासन प्रणाली में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, तो वो धीरे धीरे अधिनियम के द्वारा। तो ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं भारत सरकार के नियंत्रण की क्या स्थिति थी। भारत सरकार का नियंत्रण, इससे पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार नियंत्रण चल रहा था, वो कैसे चल रहा था। दोस्तों जो सीओडी और बीओडी थे, सीओडी प्लस बीओडी, उन दोनों का पद समाप्त कर दिया गया था, ये समाप्त हो चुके थे और इसके स्थान पर
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत का राज्य सचिव, इस पद की स्थापना हुई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक सलाहकारी परिषद थी, सलाहकारी परिषद थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो एसओएस था राज्य सचिव, ये ब्रिटिश संसद का कैबिनेट सदस्य था, या ब्रिटिश संसद का सदस्य था, और कैबिनेट कोई मंत्री था। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। ये बात पिछली वीडियो में हो चुकी है, आप जाकर विस्तार से एक बार देख सकते हैं। और इसकी सहायता के लिए जो भारत में था, उस गवर्नर जनरल को बना दिया गया था वायसराय, भारत का वायसराय ये भारत में था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये टोटल बात कहाँ की हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी बातें हैं ये सब इंग्लैंड की बात हो रही है। केवल एक पद जो भारत में बना था, भारत का वायसराय, वो भारत में था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार नियंत्रण चल रहा था अब तक, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था यहाँ से यहाँ तक। जो ऊपर वाली कंडीशन है जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, यानी जो एसओएस यानी भारत का राज्य सचिव जो बना था वो बना ही रहेगा, भारत का राज्य सचिव। और इसकी सहायता के लिए जो परिषद बनाई गई थी 15 सदस्य, वो भी जो की तो बना रहेगी। ठीक है ना, इतना आप याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की क्या कंडीशन थी। देखें, भारत में एक वायसराय था, और 1853 के चार्टर अधिनियम में मैंने आपको बताया था इसकी सलाहकार मतलब इसकी जो परिषद थी सहायता के लिए, वो 4 सदस्य थे उसमें बाद में एक कमांडर इन चीफ जोड़ा गया था, कमांडर इन चीफ, और एक खुद वायसराय यानी उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता था। तो ये 6 सदस्य थे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या किया गया था, इसमें 6 विधान पार्षद जोड़े गए थे, विधान पार्षद, पार्षद। ठीक है, ये 1853 की बात कर रहे हैं हम, थोड़ी सी एक बार फ्लैशबैक में जाएंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम, ये वीडियो है मेरी, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं विस्तार से। ठीक है, तो इसमें 6 विधान पार्षद जोड़े गए थे। अच्छा, अब क्या किया गया था, अब ये जो 6 विधान पार्षद थे इनका पद समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। कौन से अधिनियम के माध्यम से, 1861 के अधिनियम के माध्यम से ये जो 6 विधान पार्षद थे इनका पद समाप्त कर दिया गया था। हम विधायी प्रशासन की बात कर रहे हैं, जो विधायी कंडीशन थी। इसमें क्या किया गया था, 4 सदस्य, एक कमांडर इन चीफ और एक वायसराय, 6 लोग ये थे, 6 विधान पार्षद लिए गए थे। तो ये 12 लोग मिलकर विधायी कार्य करते थे। विधायी कार्य मतलब जो कोई कानून बनाना होता था तो ये 12 लोग मिलकर किया करते थे 1853 के चार्टर अधिनियम से 1861 तक। तो 1861 में क्या चेंज किया गया, 6 विधान पार्षद जो जोड़े गए थे वो खत्म कर दिए गए पद, और इनके स्थान पर कुछ और सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता था वायसराय। उसमें सदस्य कौन कौन होंगे, कुछ भी हो सकते, 6 से लेकर 12 तक उनकी संख्या हो सकती थी, संख्या 6 से 12 तक। और ये सब गैर सरकारी थे। गैर सरकारी का मतलब ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। अच्छा, इसमें भारतीयों की नियुक्ति की जा सकती थी, भारतीयों की नियुक्ति, और इसमें पहली बार भारतीयों की नियुक्ति की भी गई थी इस अधिनियम के माध्यम से। और वो 3 लोग थे, आपको याद रखना है। बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और एक व्यक्ति थे सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे जो भारत के पहली बार जोड़े गए थे परिषद में, जो परिषद थी हमारी विधायी कार्यों के लिए। हम केवल अभी बात कर रहे हैं जो भी विधायी कार्यों के लिए कमेटी बन रही थी या परिषद बन रही थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। केवल एग्जीक्यूटिव कार्यों के लिए अभी भी कोई भारतीयों को नहीं जोड़ा गया था कार्यकारी परिषद के लिए। वो ये 6 ही लोग बने हुए थे जो ऊपर वाले थे। अच्छा, ये 6 लोग थे स्थायी, और बाकी के 6 से लेकर 12 तक नॉमिनेट कर सकता था वायसराय, उन्हें बोलते थे गैर सरकारी सदस्य। ये स्थायी सदस्य होते थे जो 6 है, 4 सदस्य परिषद के, एक कमांडर इन चीफ और एक वायसराय। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अच्छा, अब गैर जो सदस्य थे, चाहे वो गैर सरकारी हो या स्थायी सदस्य, उनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल कहाँ लिखूंगा, ये भी लिख सकते हैं, कार्यकाल 2 वर्ष का था। कार्यकाल आप याद रख सकते हैं कि 2 वर्ष का था, वो सभी के लिए था। 2 वर्ष का कार्यकाल था, 2 वर्ष के बाद ये मतलब रिटायर हो जाते थे और नए सदस्य चुन के आते थे। तो दोस्तों इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बस समझ लेना है। अभी तो हम केवल कहानी की तरीके से समझ रहे हैं इसे। तो अब आप इसमें जो भी चेंजमेंट आपको लग रहा है, चेंजमेंट केवल यहाँ हुआ है, याद रखना है ये नियंत्रण कैसे प्रशासन हो रहा था,
ये बात है कि जो विधायी कार्य हो रहे थे वो किस प्रकार हो रहे थे, ठीक है ना, चेंज। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो अगर कुछ आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं, जो भी बात इसमें रह गई है। ये तो हुआ विधायी कार्य। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रशासन की, कि प्रशासन किस प्रकार हो रहा था इस समय, ठीक है। प्रशासन और जान लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर बैक में जाएंगे थोड़ा सा, और हम 1853 में पहुंचेंगे। 1853 में प्रशासन किस प्रकार होता था, वहां पर गवर्नर जनरल था और प्लस उसकी परिषद थी, यही तो था। और परिषद का रूप कैसा था, वो सलाहकारी परिषद थी, यहां तक केवल सलाह देती थी और वो बाध्यकारी भी नहीं थी, यहां तक। अच्छा, 1861 में क्या बदलाव किए गए, ये जो परिषद थी इसके सदस्य हैं 4 थे, ठीक है, 4 सदस्य थे, एक ये था और एक कमांडर इन चीफ था। तो यहाँ सदस्य 5 हो गए थे और 5 सदस्यों को पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी दी गई थी। पोर्टफोलियो वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि पोर्टफोलियो कह सकते हैं, या किसी विभाग की जिम्मेदारी, विभाग का प्रभारी बना दिया गया था इन 5 सदस्यों को, प्रत्येक को अलग अलग का, और एक सदस्य एक विभाग या उससे अधिक विभाग का भी, मतलब एक से ज्यादा विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था इस अधिनियम के अनुसार। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो शुरुआत हुआ है, जो आज तक चल रहा है, पोर्टफोलियो मतलब कैबिनेट सिस्टम जो चल रहा है आज तक भी, वो यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वो कौन कौन से विभाग थे, तो कानून विभाग था, सैन्य था, राजस्व था, वित्त था और एक गृह विभाग था। ये 5 विभाग दिए गए थे इनको अलग अलग, हर विभाग का एक व्यक्ति जो परिषद का था वो उसके लिए प्रभारी बनाया गया था। तो ये 5 विभाग भी आपको याद रखने के उस समय कौन कौन से विभाग थे, ठीक है। तो इतना ज्यादा डीप में पूछेगा नहीं कहीं, लेकिन हमें तो डीप से पढ़ना है जिससे कोई भी क्वेश्चन ना बच पाए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहां से हुई थी। इसके अलावा एक सदस्य बाद में जोड़ा गया था, एक सदस्य ये, और इसके लिए लोक निर्माण विभाग PWD, इसका प्रभारी इसे बनाया गया था, लोक निर्माण विभाग का। तो ये बात याद रखनी है, 6 विभाग थे और प्रत्येक के लिए एक एक व्यक्ति चुना गया था, मतलब प्रभारी बनाया गया था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसमें। तो प्रशासन इस प्रकार हो रहा था, देखो ये था विधायी सिस्टम, ये था प्रशासनिक सिस्टम। प्रशासन में वो ये जो प्रशासन के 6 लोग थे वो विधायी सिस्टम में भी थे, ये स्थायी थे, ठीक है। यहाँ पर किसी भी वित्त का मतलब, जब ये संसद के रूप में हो गई टोटल, यहाँ भाई ये सीट होती है, यहाँ कार्यकारी जो होती है, वो जो वर्तमान में सरकार होती है, जो वर्तमान में कोई भी पार्टी होती है जीती हुई होती है, उसका कैबिनेट सिस्टम होता है। लेकिन जो संसद होती है उसमें सभी सदस्य होते हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये 12 सदस्य जो होते थे, इनमें 3 लोग भारतीय भी चुने गए थे, 3 भारतीय। तो इन भारतीयों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ये आइए बैठिए, कानून देखिए कैसे बन रहा है और चुप बैठे रहिए। कोई भी राजस्व या वित्त संबंधी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती थी उस समय। धीरे धीरे बजट पर बहस करने का अधिकार मिलेगा 1892 के परिषद अधिनियम में, वो धीरे धीरे अधिकार दिए जाएंगे भारतीयों को। आप देखेंगे किस प्रकार अधिनियम में मतलब भारतीयों को अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक केवल चुने गए थे और चुप बैठे रहने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो हुई थी, जो आज तक भी चल रही है हमारे संविधान में, अध्यादेश कि आपातकाल की कंडीशन में जो गवर्नर जनरल था उस समय वायसराय हो गया था ये, तो अध्यादेश ला सकता था आपातकाल परिस्थितियों में। आपातकाल में ये जो है क्या कर सकता था, ये कोई भी अध्यादेश ला सकता था जो गवर्नर जनरल था, वायसराय, और इसकी वैलिडिटी होती थी 6 माह तक, ठीक है। तो दोस्तों आज बताएंगे आप कि जो 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो उसकी अवधि कितने मंथ या साल तक होती है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। तो इतनी बात समझ गए, एक बात यहाँ अध्यादेश की बात हो गई और एक पोर्टफोलियो सिस्टम। इस प्रकार प्रशासन चल रहा था, ठीक है। ये विधायी सिस्टम था, ये प्रशासनिक सिस्टम था। ये जो 6 लोग इसमें थे प्रशासन में, वो इसमें भी थे, याद रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं इसके आगे की। ये आप समझ गए होंगे प्रशासन किस प्रकार था और जो विधायी सिस्टम था वो किस प्रकार था। चलिए अब थोड़ा सा बात और कर लेते हैं इसकी, थोड़ी सी बात, 1-2 बात और रह गई है इस अधिनियम में, बाद में एक बार समराइज कर दूंगा मैं इसको कि क्या क्या आपको याद रखना है। कहानी के तरीके से याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रत्येक अधिनियम को कहानी के तरीके से याद रखें, आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, सीख पाएंगे। पॉलिटी उसी में मजेदारी है जब कहानी के तरीके से याद रखें, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखनी है विकेंद्रीकरण की, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए भी। आपको पता होगा जब 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी,
केंद्रीकरण का मतलब होता है जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो किसी एक मतलब एक जगह केंद्रित होती है, यानी कानून और नीति निर्धारक एक व्यक्ति के पास होता है या एक संस्था के पास होता है। और केंद्रीकरण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। क्वीन साम्राज्य था कोई, देख सकते हैं आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इस व्यक्ति को भी, क्वीन साम्राज्य। इस व्यक्ति के मतलब इस साम्राज्य से स्टार्ट हुआ था केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? तो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण की स्टार्टिंग हुई थी और 1833 के चार्टर अधिनियम में वो चरम पर पहुंचा था। चार्टर अधिनियम में आपको पता होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल थे, उन पर अधिकार दिया था इस एक्ट के माध्यम से। लेकिन जब भारत का इस अधिनियम में चरम पर पहुंच गया था केंद्रीकरण, याद रखना है आपको। यानी टोटल शक्ति किसके हाथ में पहुंच गई थी? भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में। भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में टोटल शक्ति थी इस समय, यानी सारे कानून बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसके हाथ में थी। तो केंद्रीकरण की चरम सीमा थी ये। लेकिन इस अधिनियम में क्या हुआ? विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और जो बॉम्बे और मद्रास था और उसके जो गवर्नर जनरल थे और उनकी परिषद थी, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, इनके गवर्नर जनरल और परिषद को दोबारा कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा 3 जगह और प्रांत बनाए गए थे। एक तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, एक तो ये था। एक बंगाल था, सॉरी बंगाल नहीं, एक पंजाब था और एक और था, देख सकते हैं आप, बिहार शायद, समथिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, बंगाल ही होगा वो। तो ये 3 प्रांत और बनाए गए थे और इनके लिए भी सेम कंडीशन वही चल रही थी प्रशासन की जो यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। यानी प्रशासन में वही कंडीशन थी, कार्यकारी परिषद थी और जितने लोग यहाँ थे लगभग ऐसे ही थे, लेकिन सदस्यों की संख्या कुछ चेंज हो सकती थी जो विधायी कार्यों के लिए, ठीक है। तो ये टोटल एक्ट हमने जान लिया है इसके बारे में। तो महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। पोर्टफोलियो का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी एक व्यक्ति को एक विभाग की जिम्मेदारी है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम, एक तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात याद रखनी है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल वायसराय की, यानी एक आपको अध्यादेश याद रखना है, यानी वर्तमान में भी अध्यादेश है। एक याद रखना है कि विकेंद्रीकरण हुआ था इस अधिनियम के माध्यम से, विकेंद्रीकरण। अच्छा दोस्तों, आप एक बार समझ सकते हैं इमेज के माध्यम से भी। पहले मैं आपको केंद्रीकरण की इमेज दिखाता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे होता है केंद्रीकरण, यानी संपूर्ण शक्ति एक जगह या एक संस्था में निहित होती है, ठीक है। और अगर विकेंद्रीकरण की बात करें तो विकेंद्रीकरण की आप इमेज इसे देख सकते हैं। जो विकेंद्रीकरण होता है उसमें शक्ति साझी होती है, मतलब उसका पार्टिसिपेट करते हैं, यानी साझेदारी से चलती है संपूर्ण शक्ति, उसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं। आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या याद रखना है? इसमें सबसे पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया था कानून बनाने के लिए, भारतीयों को नियुक्त। इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, मैंने लिखा था अभी, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही कुछ था और कुछ इसमें मतलब समझना है हमें कि कहाँ भारत का सचिव रहता था, क्या परिषद उसकी कार्य करती थी। जब तक आप समझेंगे नहीं, केवल बुक पढ़ लेने से आपको समझ नहीं आने वाला है। बुक से आप कितनी भी बार पढ़ें, 2 4 6 बार, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जरूरी है कि समझाया जाए। तो आप वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।